दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 1970 के एक ऐसे डरावने और रियल इंसिडेंट के बारे में जिस पर उस समय कई सारे पैरासाइकोलॉजिस्ट और पुलिस वालों ने रिसर्च किया था। कई सारे सबूत उनके हाथ लगे थे और उसके बाद ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। यही नहीं, इस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर हॉलीवुड के फिल्म मेकर ने द एंटाइटीज नाम की एक फिल्म भी बनाई थी। ये घटना 1970 के कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी में रहने वाली डोरिस बिथर नाम की एक महिला की है। इस महिला का ये कहना था कि उसके घर में मौजूद 3 स्पिरिट्स उस पर फिजिकली असॉल्ट करते थे, उसे बहुत ही गंदे तरीके से टॉर्चर करते थे। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है 1974 में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के 2 पैरासाइकोलॉजिस्ट बैरी टफ और कैरी गैनर से एक दिन डोरिस बिथर नाम की एक महिला मिलने के लिए आती है। जिन्हें अगर पता नहीं होगा कि पैरासाइकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं तो उनको बता दूं कि पैरासाइकोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो लोग भूत प्रेत जैसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करते हैं। तो डोरिस बिथर उन्हें मिलने के बाद बताती है कि उसके घर में 3 ऐसी बुरी आत्माएं मौजूद है जो उसे मेंटली और फिजिकली परेशान करती है। बैरी टफ और कैरी गनर को डोरिस बिथर की ये कहानी थोड़ी देर के लिए फेक लगी। उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। कैसे होता? क्योंकि ऐसा अजीबोगरीब केस वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे थे। तो उन्होंने ये तय किया कि वो डोरिस बिथर के घर जाएंगे और एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अगर ये सब बातें झूठ निकलती भी है तो वो इस केस को क्लोज करके वापस आ जाएंगे। जब वो दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिए डोरिस बिथर के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डोरिस बिथर के घर का जो सामान था वो बिल्कुल ही बिखरा पड़ा था। उसका घर एक अबेंडन्ड हाउस जैसा लग रहा था। हर चीज़ टूटी फूटी, पुरानी और खराब हालत में थी। लेकिन एक बात थी कि उन दोनों को अंदर घुसते ही एक निगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई थी। दोनों पैरासाइकोलॉजिस्ट को ये फीलिंग आने लगी थी कि यहाँ पर कुछ तो अजीब ज़रूर है। तब उन्होंने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए डोरिस को और उसके बच्चों से पूछताछ की। उन सभी ने एक जैसे ही बात बताई, एक जैसे ही आरोप लगाए कि उस घर में उनके अलावा कुछ बैड स्पिरिट्स रहती है जो डोरिस को परेशान करती है। डोरिस ने उन दोनों को अपनी बॉडी पर लगे घावों के निशानों को भी दिखाया जो उसके मुताबिक उन्हीं बैड स्पिरिट्स के टॉर्चर की वजह से उसे आए थे। अब ये देखकर और उन लोगों की सारी बातें सुनकर, पूरी घर की हालत देखकर वो दोनों पैरासाइकोलॉजिस्ट सोच में पड़ गए थे और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, क्योंकि उनके समझ में ये बात तो आ गई थी कि उस घर में किसी स्पिरिट्स का साया ज़रूर है। उनकी इन्वेस्टिगेशन लगभग 10 हफ्तों तक चली। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत डोरिस बिथर की लाइफ स्टडी से शुरू की गई। उन दोनों इन्वेस्टिगेटर्स ने डोरिस की बचपन से अब तक के लाइफ की पूरी हिस्ट्री निकाली, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि कहीं उनकी जो ये करंट लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही थी वो कहीं कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो नहीं है। डोरिस की लाइफ स्टडी से पता चला कि उसकी लाइफ बचपन से ही काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी। उसके पेरेंट्स हमेशा से ही एक दूसरे से काफ़ी लड़ते थे, झगड़ते थे। उनके आपस में कभी नहीं बनी। डोरिस के माँ बाप अल्कोहलिक और काफ़ी अब्यूजिव थे, और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिस घर में माँ बाप हमेशा झगड़ते रहते हो तो उस घर के बच्चों पर इस बात का बहुत बुरा असर ज़रूर पड़ता है। डोरिस के माँ बाप ने कभी भी उसे और उसके फ्यूचर को कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं थी। डोरिस करीब 10 साल की थी जब उसकी फैमिली कैलिफोर्निया में शिफ्ट हुई थी। डोरिस बिथर जब बड़ी हुई तब उसके भी अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी झगड़े होने लगे थे, जिस वजह से उसके घर वाले और उसके रिलेटिव्स भी अब डोरिस से नफरत करने लगे थे। इसका असर ये हुआ कि डोरिस अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगी थी, और बचपन से ही कोई उसका अच्छा दोस्त भी नहीं था जिसके पास वो अपना मन हल्का कर सके। डोरिस ने यह भी बताया था कि उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे मतलब डोरिस के भाई के नाम कर दी थी, और डोरिस के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। इसलिए डोरिस बचपन से ही अपनी फैमिली से खुश नहीं थी। आगे चलकर डोरिस लव लाइफ और मैरिज लाइफ के मामले में भी बहुत अनलकी रही। वो जिनके साथ भी रिलेशन में रही उन्होंने उसे धोखा ही दिया, और जिन पार्टनर से उसने शादी की थी वो किसी न किसी वजह से उसे छोड़कर चले गए, और लास्टली वो अपने 4 बच्चों के साथ अकेली उस घर में रहने लगी थी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि डोरिस एक गरीब और लाचार सिंगल मदर थी जो अपने 4 बच्चों के साथ बहुत ही कम पैसों में एक छोटे से और पुराने घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी।
डोरिस ने जो भी दावे किए थे उसके बारे में उसके बच्चों का भी यही कहना था कि वो सारी बातें रियल है। उन्हें भी उस घर में एक निगेटिव वाइब्स फील होती थी, अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी और कभी कभी तो घर के किसी कोने में अचानक टेम्परेचर जो है ना वो ड्रॉप हो जाता था, अचानक ठंड लगने लगती थी। डोरिस के बड़े बेटे का तो ये भी कहना था कि उसने अपनी माँ को हवा में ऊपर उठते हुए देखा है, जैसे कोई उन्हें पकड़कर हवा में ऊपर उठा रहा हो। उसने ये भी कहा था कि कभी कभी घर की चीज़ें अपने आप अचानक से गिरने लगती है। उस परिवार के सभी लोगों ने ये जो दावे किए थे उन्हें सुनकर उन दोनों पैरासाइकोलॉजिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट दिखाते हुए एक स्पिरिट फोटोग्राफर और एक साइकिक को इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया। साइकिक एक ऐसा इंसान होता है जिसका अपने माइंड पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है और उसकी वजह से ना वो आसपास की स्पिरिट की वाइब्स और निगेटिव एनर्जी को सेंस कर सकता है और बता सकता है कि आसपास कोई बुरी शक्ति है या नहीं, यानी स्पिरिट्स है या नहीं। इसी काम के लिए साइकिक को डोरिस बिथर के घर लाया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वाकई में यहाँ कोई इनविजिबल एनर्जी है या नहीं। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, उस साइकिक के कहने पर ना डोरिस बिथर के कुछ फोटोग्राफ्स लिए गए। मतलब डोरिस को उस घर के कमरे में बिठाया गया, एक कमरे में बिठाया गया और उस साइकिक के कहने पर उसकी ना कई सारी तस्वीरें ली गई। और हैरानी की बात ये थी कि वो जो सारी तस्वीरें खींची थी उन सब में अलग अलग रिजल्ट्स थे। जब उस साइकिक को कोई भी एनर्जी या वाइब फील नहीं होती थी तब जो फोटो लिया गया था वो फोटो बिल्कुल नॉर्मल आता था, लेकिन जब वो साइकिक ऐसा कहता कि नहीं मुझे कुछ नेगेटिव वाइब फील हो रही है तब लिया गया फोटो एकदम मतलब बिल्कुल अलग ही आता था, जैसे कि वो पूरा वाइट वॉश हो चुका हो। उस फोटो सेशन के दौरान एक ऐसा टाइम भी आया जब साइकिक ने ये कहा कि एक स्पिरिट बिल्कुल उसके करीब है और जब उस समय फोटो खींची गई तो वो फोटो कम्प्लीटली ब्लैंक आई, कम्प्लीटली ऐसी वाइट आई। ठीक स्पिरिट के जाने के कुछ देर बाद उस साइकिक के कहने पर एक और फोटो क्लिक किया गया तो वो फोटो बिल्कुल ही नॉर्मल आया था, जबकि कैमरे की प्लेसमेंट एकदम वही थी। अब ये जो सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी जो डोरिस ने और उसके फैमिली मेम्बर्स ने बताई थी और जैसे बाद में इन दोनों इन्वेस्टिगेटर्स ने भी महसूस किया था, वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वो दिन बर दिन काफ़ी मतलब बढ़ती जा रही थी, जिससे डोरिस बिथर के जो घर का माहौल था वो और भी डरावना होता जा रहा था। उस घर के लोगों को ना अब फ्लोटिंग लाइट्स दिखने लगे थे। ऐसा मानते हैं कि स्पिरिट अपने आप को दिखाने के लिए अपना मतलब एक अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए अपने आप को ऐसे फ्लोटिंग लाइट्स में दिखाते हैं। तो ऐसी फ्लोटिंग लाइट्स भी अब उस घर में दिखने लगी थी। डोरिस के इस दावे को डॉक्यूमेंट करने के लिए एक और फोटो सेशन किया गया। ये फोटो सेशन बाकी सभी फोटो सेशन से बहुत डिफरेंट था। इस फोटो सेशन में काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया, जैसे कि इस फोटो सेशन के वक्त रूम में पूरा अंधेरा किया गया ताकि वो फ्लोटिंग लाइट्स जो भी थी वो कैप्चर हो सके। पूरा सेटअप करने के बाद काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक की गई और उस फोटो सेशन में उन्हें एक फ़ोटो ऐसी मिल ही गई जिसमें उन्हें एक लाइट बीम हवा में तैरती हुई दिख रही थी। उस कमरे में पहले से ही चारों तरफ से काफ़ी अंधेरा कर दिया गया था ताकि कहीं से कोई रोशनी अंदर ना आने पाए। तो फोटो में दिखने वाली ये जो रोशनी थी ये आखिर आई कहाँ से थी? जब ये फोटो सेशन चल रहे थे तब बैरी टफ और कैरी गैनर जो थे इन्होंने 20 और पैरासाइकोलॉजिस्ट को इन्वेस्टिगेशन के लिए इनवाइट किया था ताकि वो एक आई विटनेस बन सके और खुद अपनी आंखों से ये जो सारी घटना जो हो रही है इसे देख सके। तो इतने सारे फोटो सेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद उन इन्वेस्टिगेटर्स के पास ना अब अच्छे खासे एविडेंस कलेक्ट हो चुके थे जो इस केस को बिलीवेबल बना रहे थे। और जब इस केस से जुड़ी जानकारी बाहर आई तो मीडिया में इस केस ने काफी सुर्खियां बटोरी थी और सारे लोग बस इसी केस की और उस घर के बारे में ही बात करने लगे थे। और लास्ट में उन दोनों पैरासाइकोलॉजिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद डोरिस को ये सलाह दी कि वो अब उस घर को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाए, क्योंकि मोस्टली रीजन जो था वो घर ही था। उनका मानना था कि अगर डोरिस उस घर को छोड़कर किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाती है तो वो स्पिरिट्स जो है जो उस घर में थी वो शायद डोरिस को बाद में परेशान ना कर सके। अब डोरिस को फाइनेंशियल रीज़न की वजह से ये डिसीजन लेना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तो फाइनली डोरिस अपने बच्चों के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई, जहाँ पर फिर कुछ सालों के बाद उनकी लाइफ पहले से बेहतर हो गई थी। और फिर बाद में 1995 में डोरिस बिथर की नेचुरल डेथ हो गई थी। डोरिस को मरे हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन आज भी डोरिस बिथर की ये जो कहानी है, उसके हॉन्टेड हाउस की जो कहानी है, ये कैलिफोर्निया में लोगों के बीच आज भी जिंदा है। लोग आज भी इस केस के बारे में काफ़ी बातें करते हैं। उस टाइम पर भी इस इंसिडेंट के बारे में कई सारी बुक्स लिखी गई। हॉलीवुड में द एंटिटीज़ नाम की एक फिल्म बनी थी जो
काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी, और जितनी पॉपुलैरिटी इस केस को मिली थी ना वो मिलनी भी चाहिए थी, क्योंकि दोनों पैरासाइकोलॉजिस्ट ने करीब 2.5-3 महीनों तक लगातार रिसर्च करके इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था। तो ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, और ऐसी रियल लाइफ हॉरर कहानियाँ देखना और सुनना अगर आप पसंद करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।